नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 9 फरवरी 2025 का दिन देश के सियासी इतिहास में एक अनोखी घटना के तौर पर दर्ज हो गया है। इस दिन यानी 9 फरवरी को एक ही दिन में देश के दो मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया। एक तरफ सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस्तीफा दिया तो शाम को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हो गया। दोनों ही इस्तीफों से बीजेपी का संबंध है, इसीलिए इन दोनों का जिक्र यहां कर रहा हूं मैं। दिल्ली में तो बीजेपी को चुनावों में जीत मिली तो अगले मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी खाली करते हुए आतिशी ने इस्तीफा सौंपा, लेकिन मणिपुर में बीजेपी के सीएम की जो कुर्सी खाली हुई है उस पर बीजेपी किसे बिठाएगी और किस तरह एन बीरेन सिंह के इतने देर से हुए इस्तीफे को सही ठहरा पाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर अब बीजेपी पंजाब की सत्ता भी हासिल करेगी, क्योंकि पंजाब में बीजेपी सरकार बनाना चाह रही थी। हालांकि पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के कारण उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए। वैसे बीजेपी के मंसूबे अब भी पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पंजाब में अच्छा खासा बहुमत मिला है। और रहा सवाल दिल्ली का, तो अभी बीजेपी यहां सीएम किसे बनाती है ये देखना होगा। वहीं देखने वाली बात यह भी है कि दिल्ली में हारने के बावजूद कांग्रेस की मजबूती की बात क्यों उठ रही है। तीनों यानी 2015, 2020 और 2025 तीनों चुनावों में लगातार शून्य की हैट्रिक, जीरो की हैट्रिक बनाने के बाद भी कांग्रेस की मजबूती की बात आखिर क्यों उठ रही है। जी हां, आप जानते हैं दिल्ली में तीसरी बार कांग्रेस को 0 सीटें मिली हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के कई बड़े नेता इसलिए खुश हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में लौट नहीं पाई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव के वक्त से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया था और बार बार कांग्रेस को कमजोर साबित करने की कोशिशें हो रही थी। इसका असर अब गठबंधन के दूसरे दलों पर भी पड़ रहा था और पड़ेगा आने वाले समय में, यह भी दिखाई देता है। हालांकि दिल्ली के नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस का काम, कांग्रेस जो है उसने जो काम करना चाहिए था वो कर दिया है। या कहें तो कांग्रेस जो 13 सीटों पर जैसा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, जिसमें अगर आम आदमी पार्टी को उसका साथ मिल जाता तो दिल्ली की बाजी पलट सकती थी। तो क्या यह सच है कि कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी यहां हारी है? एक बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल की और अब उनकी पार्टी विपक्ष में बैठ रही है। पार्टी की पहली कतार के तमाम नेता हार चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी के भविष्य पर भी सवाल उठ रहा है। यानी कांग्रेस ने यहां अकेले चुनाव लड़कर अपना महत्व इंडिया गठबंधन के नेताओं और बीजेपी दोनों को जाहिर कर दिया है। वैसे भी कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है, राहुल गांधी जिन बातों को कहते हैं, आखिर में बीजेपी को उन्हीं के जवाब देने पड़ते हैं। मणिपुर के सीएम का इस्तीफा भी इसी बात की मिसाल है। दोस्तों, आप याद कीजिए मणिपुर के सीएम के इस्तीफे के बारे में राहुल गांधी कितनी बार अपनी बात रख चुके हैं। हालांकि इस्तीफा दिलवाकर भी बीजेपी सवालों से अभी भी बच नहीं पा रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस इस्तीफे पर क्या कुछ कहा है संसद परिसर में, जरा सुन लीजिए गौरव गोगोई को। आप लोग मणिपुर में चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद अपने पद से इस्तीफा दवा के चलते हुआ और अभी हाल की बात उठा रहा है ही। भाजपा जितने बार मणिपुर के मुद्दे को दबा रही है, हम मणिपुर की स्थिति पर और प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा दबाव भी काम में आया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाजपा के पास आज भी मणिपुर में शांति लाने का कोई भी योजना उनके पास नहीं। ये सिर्फ मुख्यमंत्रियों का म्यूजिकल चेस खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अविश्वास प्रस्ताव के लिए संख्या नहीं थी तो मुख्यमंत्री वो बदलना चाहते हैं। लेकिन हमारी वास्तविक ख्वाहिश यह है कि मणिपुर में अमन और शांति आए ताकि विकास हो। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पे हस्तक्षेप नहीं करते, विदेश भ्रमण पे जाते हैं और जिस प्रकार से लोगों से मिलना चाहिए वो उनके पास यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स जो गंदी गंदी जोक करते हैं उनके साथ मिलने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के लोग, समाज, मणिपुर के युवाओं के साथ मिलने के लिए कोई समय नहीं। ये बहुत अफसोस की बात है। तो सर, आप अभी देखते हैं कि आप कह रहे हैं म्यूजिकल चेयर, कोई और भी मुख्यमंत्री बनेगा तो हल नहीं करने वाला नहीं है, तो क्या वहां पर अभी मिड टर्म पोल होने चाहिए या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्या आप लोगों के देखिए, प्रधानमंत्री अपनी जवाब दे कि उनके पास क्या रणनीति है।
प्रधानमंत्री अपनी मन की बात क्यों नहीं कहते कि वो मणिपुर में किस प्रकार से शांति लाएंगे और कब तक शांति लाएंगे। जिस प्रधानमंत्री के पास बहुत सी जानकारी है, आज मणिपुर को लेकर वो इतने अज्ञान क्यों हैं, उसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस पे नीति स्पष्ट करें। उनके पास विभिन्न सलाहकार हैं, उनके पास विभिन्न सूत्र हैं जानकारी के, और वो देश को बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। गुवाहाटी भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री 20 तारीख को। देखिए, आप दोबारा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि भारत की अखंडता को सुरक्षित करना, वो मणिपुर के संदर्भ में पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। और इसीलिए हम बार बार मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के पश्चात भी प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप की मांग कर। तो मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद भी प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग यहां कर रहे हैं गौरव गोगोई। और कल आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी की पोल तो यहां खोलकर रख दी है। वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर करारा हमला किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हो रही अव्यवस्था पर, यानी महाकुंभ में हो रही अव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की असलियत ही देश के सामने रखकर खोलकर रख दी है। ये जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को भी। चर्चा हम कर रहे हैं मणिपुर की, चर्चा हम कर रहे हैं दिल्ली की, चर्चा करेंगे विदेश जाकर भी कैसे बुरे फंसे हैं नरेंद्र मोदी, इसकी भी, और साथ साथ प्रयागराज में जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चा भी। लेकिन मणिपुर से दिल्ली तक जो कुछ भी है उसमें कैसे संकट में भाजपा है और कैसे यहां कांग्रेस शून्य पर आउट होने के बाद भी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन उन सब के बीच अखिलेश यादव को सुनिए, कह रहे हैं प्रयागराज के बारे में। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहां पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वो ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो इंतज़ाम सरकार को करने चाहिए थे और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतज़ाम करने वाले 40 करोड़ का इंतज़ाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाया। सोचिए, कल्पना कीजिए, अभी तक का सबसे महंगा ये कुंभ होने जा रहा है। अभी तक किसी ने भी इतना पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना इस कुंभ में खर्च हो रहा है। अगर 10,000 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च हुआ है और दिल्ली की सरकार ने भी मदद की है, तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पा रहे हैं? लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? लोग वॉशरूम कहाँ जाएं? गाड़ियों में कैद हैं, गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं। अब दो मुख्यमंत्री ट्रैफिक का इंतज़ाम कैसे करें, मैनेजमेंट के लिए उतर पड़े हैं। यूपी के मुख्यमंत्री तो पहले से ही इंतज़ाम में निकल पड़े। सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री निकल पड़े हैं। और फिर वहाँ पर फौज का किला है, अकबर का किला है, जो बिल्कुल संगम नोज के पास है। अगर सरकार ने उसको क्यों नहीं लिया? वहाँ पर बड़े पैमाने पे लोगों को सुविधा मिल सकती थी। वहीं पर बट वृक्ष है, वहीं से सरस्वती नदी निकलती है, तो कम से कम फौज से ये सहयोग ले लेते। जब तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त यहां पर प्रहार किया है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, किसी को भी खरीद सकती है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए इतनी अविश्वसनीयता बता रही है कि मोदी 11 सालों के जो नैतिकता की जो कमाई है वो उसमें पूरा नहीं कर पाए हैं। यानी 11 सालों में नैतिकता की कोई कमाई वो नहीं कर सके हैं। प्रचार भले ही उनका कितना भी हुआ हो, लेकिन नैतिकता के नाम पर मोदी जीरो हैं। वैसे मोदी की राह पर अब राष्ट्रपति को चलने पर शायद मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए आज जब उनकी जरूरत मणिपुर में थी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज में डुबकी लगाने पहुंच गई। ये देखिए तस्वीर आप प्रयागराज की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज पहुंची, जबकि जरूरत इनकी मणिपुर में है। और महिला होने के नाते तो और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मणिपुर की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। इससे आम लोगों को फिर से तकलीफ हो रही है, क्योंकि एक तरफ ये प्रयागराज पहुंची और 300 किलोमीटर के दायरे में प्रयागराज की हालत कैसी है आप लोग जान रहे हैं। दूसरी तरफ मणिपुर के लोग भी ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे जब किसी देश के इस महिला आदिवासी राष्ट्रपति को रहना चाहिए मणिपुर में, तो वो आज प्रयागराज में डुबकी लगा रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी के शासन में लोगों को मिल रही हैं तकलीफें और मायूसी, जबकि मोदी विदेश यात्रा में मगन हो गए हैं। दिल्ली रिजल्ट के बाद कैसे संकट में भाजपा आ गई है,
भाजपा और इस वक्त जो खबरें मिल रही हैं, खबर यह मिल रही है कि मणिपुर में केंद्र सरकार शायद राष्ट्रपति शासन लगा दे। राष्ट्रपति शासन लगाने के क्या मायने हैं मणिपुर में, और उसके साथ साथ क्या एन बीरेन सिंह जो इस्तीफा दे चुके हैं, उनके इस्तीफे के बाद मणिपुर का संकट खत्म हो गया है? मणिपुर का मामला जो है, क्या वो विदेश में अमेरिका में भी उठेगा जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और वो भी डोनाल्ड ट्रंप से जब मुलाकात करेंगे? कैसे बुरे फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी, कैसे दिल्ली चुनाव जीतकर भी बीजेपी संकट में आ गई है, और कैसे चुनाव हारकर भी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई है। इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले उनका भी। एक साथी हमारे और जुड़ गए हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीधा आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, मणिपुर में क्या राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? यह खबर इधर बहुत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब की चर्चा भी करेंगे, चर्चा दिल्ली की भी करेंगे। अचानक दिल्ली के रिजल्ट के बाद भाजपा में जो खुशी की लहर होनी चाहिए, लेकिन भाजपा तो यहां दूसरे ढंग से दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। संकट के बादल हैं, आप कितनी भी सरकार बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मणिपुर का मां नहीं बोलने के कारण आपको बहुत परेशानी होगी, और वह साफ दिखाई दे रहा है। गंगा में डुबकी लगाकर आए थे एन बीरेन सिंह, लेकिन पाप धो नहीं पाए और फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, राष्ट्रपति शासन तो आज से 1.5 साल पहले उसी दिन लगा देना चाहिए था जब एक फौजी की पत्नी के साथ सड़क पर इतना भयानकतम कृत्य हुआ जिसको लिए किसी के पास शब्द नहीं है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, और जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार उस पर बोला, लेकिन साथ में कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों का जिक्र भी कर दिया कि क्या वहां नहीं होती है घटनाएं। तो राष्ट्रपति शासन तो उसी दिन मोदी जी को लगा देना चाहिए था, और आज भी उन्होंने बीरेन सिंह को बर्खास्त नहीं किया है केंद्र सरकार ने, जबकि उनको बर्खास्त करना चाहिए था। इस्तीफा तो उनकी मजबूरी है, वो इस्तीफा जो है उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता जी। तो यहाँ पे जो बीजेपी जो है वो मणिपुर या पूरे नॉर्थ ईस्ट या भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं उन सबको किस तरह देखती है, कितनी गंभीर है, ये बात समझ में आती है। राहुल गांधी वहां 2 बार गए, और राहुल गांधी जब पहली बार गए उसके बाद ही पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि वहां की स्थिति क्या है। आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस बारे में बात होगी। वहां अमेरिका में, फ्रांस में निश्चित ही रूप से ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इससे पहले भी वो लोग इस बारे में हस्तक्षेप कर चुके हैं। क्योंकि जो वहां पे घटनाएं हुई हैं, 2 समुदाय जिस तरह से लगभग 2 साल से आपस में हिंसक संघर्ष कर रहे हैं, और सरकार जो है वह खामोश बैठी हुई है। कितने लोग मर गए, आज तक वहां विस्थापित शिविर है। एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच अफसर, मंत्री, विधायक जा नहीं सकते। आपको याद होगा कि राहुल ने कहा था कि जब मैं वहां गया और मेतेई समुदाय के पास जा रहा था तो दूसरे कुकी समुदाय के लोग न आए, ये मेतेई समुदाय ने इंश्योर किया। मुझसे कहा कि उनका आदमी नहीं आना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सिक्योरिटी वाला हो, चाहे कोई भी हो। इसी तरह जब मैं कुकीज से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मेतेई का कोई आदमी नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। देश में इससे पहले ऐसा विभाजन कभी नहीं हुआ था जी। और मोदी जी न अभी तक गए, न अभी तक बोला, न बीरेन सिंह को बर्खास्त किया। अब राष्ट्रपति शासन भी एक मजबूरी है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगाने से वहां की स्थिति में सुधार हो जाएगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि वहां सेना के ऊपर हमले हुए, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए, सेना से लोग छुड़ा के ले गए। वहां जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति वो नहीं बताएंगे और दोनों समुदाय को बिठा के उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बीरेन सिंह पर आरोप क्या था सबसे बड़ा, कि वो एक समुदाय का साथ दे रहे हैं, दूसरे समुदाय के वो खिलाफ है। मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है और सीमावर्ती राज्य में, लेकिन मुख्यमंत्री ने किया।
देखिए, मणिपुर का जो मामला है वो एक ऐसा दाग है मोदी सरकार के ऊपर कि उससे वो कभी छुड़ा नहीं पाएंगे। आज मीडिया नहीं लिखता है, आज मीडिया नहीं बोलता है, लेकिन कल को यही मीडिया मोदी जी से सवाल करेगा कि आपने वहां क्या किया। दूसरी बात जो आपने अखिलेश का बताया, अखिलेश बहुत मजबूती के साथ कुंभ का सवाल उठा रहे हैं। वहां स्थिति निश्चित ही रूप से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहां पे सबसे बड़ा जो संकट है, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सबके पास फोन भी आ रहे हैं। सबसे बड़ा संकट है कि जो इन्होंने कहा था कि अब वीआईपी स्नान नहीं होंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, वो आज तक लगातार जारी है। राष्ट्रपति मुर्मू का भी आपने दिखा दिया, देख लिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ वहां गए, प्रधानमंत्री वहां गए, राष्ट्रपति वहां गए, गृह मंत्री अमित शाह वहां गए, कितने मुख्यमंत्री गए, कितने कॉरपोरेट के लोग गए। कुंभ के समय का हमने एक उदाहरण आपको पहले दिया था, और जो वहां के ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, बार बार कह रहे हैं कि किसी भी कुंभ के अंदर अगर आप वीआईपी प्रोटोकॉल लागू करोगे, वहां वीआईपी स्नान कराओगे, तो आम जनता वहां निश्चित ही रूप से परेशान होगी। और वही हाल जो है वहां पे हो रहा है। दूसरी बात, एक बात हम आपको और बता दें कि जो अभी गोगोई जो है बोल रहे थे कि मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी तो उन यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर से वो करते हैं, वो एक बड़ा गंभीर किस्म का, अलग किस्म का मामला है। शायद आपने भी देखा होगा कि कुछ यूट्यूब के और इन्फ्लुएंसर किस्म के लोग हैं जिनके मोदी जी के साथ फोटो हैं, जो मोदी जी के हाथों कोई पुरस्कार भी ग्रहण कर रहे हैं, जो मोदी जी के नजदीकी बताए जाते हैं, और वो यूट्यूब के ऊपर या अपने प्रोग्राम्स में जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे पूरे देश में एक अलग किस्म की हलचल मची हुई है। वो मामला बिल्कुल अलग है, लेकिन उस मामले का मुख्य जो पॉइंट है जो गोगोई ने बताया वो ये है कि पीएम मोदी क्या ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। इसी तरह जो मणिपुर का मामला है उसमें भी यही बात साबित हुई कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया फौजी की पत्नी के साथ में, उनके खिलाफ जो है बोलने के बदले मोदी जी कहते हैं कि राजस्थान में क्या हुआ था। और खुद राष्ट्रपति मुर्मू, उनके ऊपर भी ये बात तो हमेशा के लिए आएगी कि वो कहती थी कि मैं डर गई जब कलकत्ता का मामला हुआ था। और कलकत्ता के मामले में आप देख लीजिए कि सारी जांच सीबीआई ने की है, राज्य सरकार से लेके, और एक व्यक्ति खाली पकड़ा गया जबकि वह गैंग रेप की बात हो रही थी, तमाम बातें हो रही थी, साजिशों की बात हो रही थी, और उस व्यक्ति को भी आजीवन कारावास की सजा हुई। और नेक्स्ट भी आपको मालूम होगा, हमारे दर्शकों को भी मालूम होगा कि राज्य सरकार वहां पे इसके खिलाफ हाई कोर्ट गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आज की तारीख में भी उसे आजीवन कारावास की सजा है। क्यों? मुकदमा सीबीआई ने, चालान सीबीआई ने, प्रोसिक्यूशन सीबीआई ने, मतलब केंद्र सरकार ने। तो ये माहौल बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अभी आपने देखा कि जब संसद के अंदर दोनों सदनों में प्रधानमंत्री बोले राष्ट्रपति के भाषण पे नेहरू नेहरू नेहरू, उसके बाद दिल्ली चुनाव पे वो बोले अपने आप कार्यालय में नेहरू नेहरू नेहरू। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रयागराज में जो संकट आया हुआ है, जो बहुत बड़ा है, कोई जरूर बोलेगा कि ये सब नेहरू के कारण है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नेहरू के कारण की बात देश तो जानता ही है ना कि कौन किसके कारण है, लेकिन प्रयागराज की बात बहुत हो गई और बहुत करेंगे आने वाले समय में। महत्वपूर्ण है कि यहाँ एन वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा और इधर नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा, पहले फ्रांस उसके बाद फिर अमेरिका की यात्रा, और इन सब के बीच दिल्ली में भी अभी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो पाया है, कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज उस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास जरा आता हूं, जरा समझूं आपसे प्रशांत जी कि क्या आपको लगता है कि अब जो दिल्ली की स्थिति है और उसमें भी भाजपा के सामने अगर देखा जाए तो मणिपुर एक बहुत बड़ा संकट है। मणिपुर को अगर भाजपा ठीक ढंग से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाए तो आने वाले समय में इनके लिए बहुत तकलीफदायक हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि वीरेंद्र सिंह का एक टेप, ऑडियो टेप के दम पर एक याचिका लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी जांच चल रही है फॉरेंसिक लैब में, और अगर वो सही है तो फिर भाजपा एक्सपोज होगी
एन बीरेन सिंह तो एक्सपोज होंगे ही। जो दुर्घटना घटी है, जो मास किलिंग है, चर्चे जलाए गए, लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, खासकर महिलाओं के साथ, ये सब कुछ देखा है। मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ये सब कुछ है। और इसका असर क्या देश की सियासत पर पड़ते हुए आप देखेंगे, इसलिए क्योंकि इसके बाद बिहार का चुनाव है, बिहार के तुरंत बाद फिर अगले साल पश्चिम बंगाल का चुनाव है, इसलिए भी। और इस वक्त जब नरेंद्र मोदी विदेश में हैं तो ये सवाल विदेश में भी उनसे पूछे जाएंगे, और खासकर क्रिश्चियन सोसाइटी जो है, ईसाई सोसाइटी के जो लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही पूछेंगे। आप याद कीजिए मणिपुर के मामले पे इस सोसाइटी के लोगों ने सवाल उठाए थे, क्योंकि 250 से ज्यादा चर्चेज जलाए गए। पहली बात तो आपको याद होगा, हम सबको याद होगा कि राजनाथ सिंह का बयान कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो मणिपुर पे इतना दबाव होने के बाद आपने चर्चा की ईसाई समाज की छोड़िए, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हुआ है मणिपुर के बारे में जी। तो यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मणिपुर की बातें बहुत हुई हैं, क्योंकि बहुत निशंस वहां पे हिंसा हुई है और एक तरफा हिंसा हुई है, उसमें सुरक्षा बल भी शामिल है, इसलिए सेना नहीं लगाई गई, वहां से असम राइफल को विड्रॉ किया गया। क्यों विड्रॉ किया गया? मुख्यमंत्री कहने पर, क्योंकि मुख्यमंत्री एक खास समुदाय के पक्ष में खड़े होकर वो पूरा हिंसा का संचालन कर रहे थे। ऑडियो टेप में आ गया जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने दी है, अभी सब साफ हो जाएगा। 2-3 कारण हुए राजीव जी कि सुप्रीम कोर्ट की जांच, जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच की आदेश दी उस और ऑडियो टेप के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव जिसका पास हो जाना लाजमी दिख रहा था, क्योंकि अब उनके यहाँ से डिफेक्शन हो गया है, कई लोग विरोध हो गए, कई विधायक विरोध हो गए। लेकिन एक जो बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के पहले ही यह इस्तीफा क्यों हुआ। ऐसी सरकार में जो सीना ठोक के कहते थे कि हमारे इस्तीफे नहीं होते, देखिए इस्तीफा 9 तारीख को हुआ है और 7 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया, और वो ऑर्डर क्या है? उन्होंने फेथ डिपार्टमेंट बनाया है पहली बार अमेरिका में, व्हाइट हाउस में। और फेथ डिपार्टमेंट की जो मुखिया है वहां पे, वो पास्टर पॉला व्हाइट है, एक पादरी हैं, वो फेथ एडवाइजर हैं राष्ट्रपति ट्रंप की। तो जाहिर सी बात है कि क्रिश्चियनिटी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक नजरिया है, और वो नजरिया उनके चुनाव अभियानों में भी साफ दिखता रहा है, उसका वो रिप्रेजेंट भी करते हैं उसको। तो व्हाइट हाउस में जैसे ये बना फेथ ऑफिस और एक पैस्टर को नियुक्त किया गया फेथ एडवाइजर प्रेसिडेंट ट्रंप का, तुरंत उसके 48 घंटे के अंदर यहाँ फैसला हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री की मुलाकात है परसों, और 12 या 13 को उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात है, और जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा वहां उठेगा ही, क्योंकि राष्ट्रपति जब भी बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से, तो वो भारत के बारे में तमाम इनपुट्स लेंगे। उसमें एक इनपुट ये नई चुनी हुई फेथ एडवाइजर का भी होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तमाम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स उनके पास होंगी। तो एक जो बड़ा फैक्टर हुआ कि अब इस्तीफा क्यों और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से पहले क्यों, उसका एक कारण अमेरिका की यात्रा बहुत चुनौतीपूर्ण मोदी जी के लिए होने जा रही है। और आज ही, मतलब जब हम लोग हमारी रात थी यहाँ पे जी, तो 25% ट्रंप सरकार ने 25% टैरिफ लगा दिया है स्टील और एल्युमिनियम पे। ये पिछली बार उन्होंने किया था, और उसकी वजह से भारत में बेतहाशा डंपिंग होगी।
भारत की इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया जाएगा। अभी इस वक्त अमेरिका में सोमवार की सुबह हो रही है, सुबह के 9 बजे हैं वहां पे लगभग। आज का दिन अमेरिका में होने दीजिए, आप देखिए कि नई टैक्सेस और नई ड्यूटीज भी आने वाली है। तो मोदी जी का ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा उनसे बातचीत कर पाना। अडानी की इंक्वायरीज हैं, वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा तो दबाव में बहुत होंगे मोदी, और खासकर उस दबाव को कम करने के लिए ही, सिचुएशन बहुत एम्बैरसिंग ना हो, बगले झांकने न लगे, उसके लिए मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया गया। एक बात और मैं अंदाज का लगा सकता हूं कि जो घटनाएं हो रही हैं कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए। अमेरिका से लौटकर आने के बाद वो जा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन तो वहां अब लगना ही है। पहली बार नरेंद्र मोदी जाना पड़ेगा उनको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एक संदेश देने के लिए, क्योंकि ये सवाल सब उठेंगे। ये फ्रांस में भी सवाल उठे होंगे, अभी बहुत से कुछ मीडिया में नहीं आया है, और ऐसी बातें अक्सर मीडिया में देर में आती हैं, क्योंकि ये बातें साइडलाइट्स में होती हैं, एजेंडा, रिटन एजेंडा का पार्ट नहीं होती हैं, लेकिन वो आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डेवलपमेंट अमेरिका से हो रहा है। दूसरी बात जो दिल्ली की बात है, देखिए इलेक्शन की बात है, उस पर मैं सेकेंड राउंड पे आके कुछ बातें रखूंगा, लेकिन जो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन ये भी जांच होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। भले ही कांग्रेस यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन कांग्रेस को जो इलेक्टोरल रोल की सफाई का जो अभियान है वो जारी रखना चाहिए। जो महाराष्ट्र में हुआ था लगभग वही मॉडल दिल्ली में हुआ है जी। मैं न्यू दिल्ली सीट का आपको फिगर बता चुका हूं कि 37,000 नए मतदाता, 37,000 मतदाता गायब हो गए। एक सीट है जो की संख्या उसकी छोटी हो गई, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन सीट छोटी हो रही है बिना डिलिमिटेशन के। इसके अलावा देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस फिगर को। असेंबली इलेक्शन 2020 और लोकसभा इलेक्शन 2024, यानी लगभग 5.5 साल, इसमें वोट मतदाताओं की संख्या बढ़ी है 5 साल में 4,16,000। और फिर वही महाराष्ट्र मॉडल कि लोकसभा 2024 और विधानसभा 2025 के बीच में मतदाताओं की संख्या दिल्ली में बढ़ गई 4 लाख। तो जितनी लगभग जनसंख्या 5 साल में बढ़ी, उतनी फिर 5 महीने में बढ़ गई। जी। ये एक मॉडल है जो क्रिएट हो गया है इलेक्टोरल रोल का, कि ये वोटर कहां गायब हो जाते हैं, नए वोटर कहां से आते हैं। ये बहुत गंभीर जांच का विषय है। अब इसको इलेक्शन कमीशन जो है वही कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्टोरल डेटा को साफ नहीं कर सकती है। लेकिन मेरा सुझाव है, और फिर मैं दे रहा हूं, यहाँ पे बात हो चुकी है, कि इसका ऑडिट कुछ कंस्टिट्यूएंसीज का सैंपल के तौर पे करना चाहिए, ताकि देश की जनता को मालूम पड़े कि हो क्या रहा है। एक बार डोर टू डोर जाके, चाहे भले ही 5 पोलिंग बूथ का करें, वो करना चाहिए डोर टू डोर जाके कि ये मतदाता कहाँ है, कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं। 37,000 मतदाता गायब हो जाते हैं। महाराष्ट्र में कितने 40 लाख से ऊपर मतदाता नए जुड़ गए 5 महीने में। तो ये हो क्या रहा है, ये एक चिंता का विषय है डेमोक्रेसी के साथ। वरना अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको कंट्रोल कर रही है तो वो वही चुनाव हारेगी जो वो हारना चाहती है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिल्ली का चुनाव भी क्या महाराष्ट्र मॉडल पर लड़ा गया, महाराष्ट्र मॉडल या हरियाणा मॉडल। और महाराष्ट्र में 2024 का जो लोकसभा था और 2024 में ही 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए, इन 4 महीने में 39 लाख मतदाता वहां बढ़ जाते हैं। आखिर कैसे, और जो 5 साल में नहीं बढ़ते।
और फिर दूसरी तरफ यही बात यहां रख रहे हैं प्रशांत जी कि दिल्ली में 5 साल में लगभग 4 लाख मतदाता, नए मतदाता एनरोल करते हैं अपने आप को, और फिर इधर 5 महीने 6 महीने में चुनाव के ठीक बाद जब 2025 में यहां विधानसभा चुनाव होता है, और उस वक्त उतने ही लगभग 4 लाख मतदाता, 4 लाख से ज़्यादा मतदाता आ जाते हैं। आखिर हो क्या रहा है? दिल्ली छोटा राज्य है और यहाँ 4 लाख मतदाता कम नहीं होते, 70 सीटें हैं। आखिर ये कौन सा मॉडल है? और अगर ये बिल्कुल सही है तो ये भी बता दे कि यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, और गड़बड़ी है तो इसका खुलासा भी होना चाहिए। लेकिन इसका खुलासा कौन करेगा? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांगा है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जिसमें फोटो भी। क्या चुनाव आयोग फोटो सहित वो डाटा जो वोटर्स हैं वो उपलब्ध कराएगा? चुनाव आयोग, राजीव कुमार जो हैं वो अब 8वें दिन, आज से ठीक 8वें दिन यानी 18 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ के जाएंगे वो, और उन सवालों का जवाब आने वाला जो समय है वो देगा। तो बहुत कुछ है चुनाव के ऊपर चर्चा बहुत ज़रूरी है। दिल्ली चुनाव को आखिर क्यों? ठीक है, राहुल गांधी ने भी कह दिया कि जो मैंडेट है उसको हम स्वीकार करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कही। अरविंद केजरीवाल भी आकर कह गए कि जो मैंडेट है उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव के ऊपर, और खासकर महाराष्ट्र के जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर बहुत सारी बातें कही थी। क्या दिल्ली में ये लागू नहीं होता जो बात कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी? आखिर इसकी बात कौन करेगा? सिर्फ हम और आप, या इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के लोग भी? सवाल हैं। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसकी चर्चा होनी चाहिए, और अभी लोग उलझ गए हैं। देखिए, अभी पंजाब की तरफ जा रहा है मामला। देखिए कि अरविंद केजरीवाल क्या पंजाब शिफ्ट होंगे? क्या पंजाब में सरकार गिर जाएगी? भगवंत मान चले जाएंगे बीजेपी में? ये बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में चल रही हैं। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, यहां किसी को जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूं, भगवंत मान को भी नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं, ना ही अरविंद केजरीवाल को, ना ही राहुल गांधी को। लेकिन कैसे ये क्रिएट किया जाता है इसका नमूना आपको पता है। आज ब्रेकिंग न्यूज एक बहुत बड़े चैनल में देख रहा था सुबह सुबह। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, दूसरा उसमें महिला भी हो सकती हैं कैबिनेट में शामिल, कोई महिला विधायक भी कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं, दलितों को भी उसमें जगह मिल सकती है। भाई ये इसमें नया क्या है सुनील शुक्ला जी? कुछ नया हो तो बताइए। तो ये तो स्थिति है, और ऐसी स्थिति में आप उस हिसाब से उस दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस दिशा में ये चुनाव नहीं है, इस चुनाव की गंभीरता को। और क्यों आखिर एक दिन के बाद, रिजल्ट आने के बाद एन वीरेन सिंह को इस्तीफा देने के लिए कहा गया? इस्तीफा तो मांगा गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सुनील जी। इस्तीफा एन वीरेन सिंह अपने मन से तो दिए नहीं होंगे। आए थे मिलने के लिए, गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हुई, चले गए नहाने गंगा में नहा करके लौटे, मुलाकात हुई, बोले ठीक है भाई जाओ इस्तीफा दे दो अजय भल्ला को। राज्यपाल बन चुके हैं अब वो। अजय भल्ला साहब ने इस्तीफा ले लिया 2 घंटे में, सब कुछ खबरें आ गई बाहर। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी तो नहीं है ना सुनील जी, कहानी के पीछे क्या है? धन्यवाद राजीव जी। एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप चैनल्स देख लेते हैं। और, देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। देखिए, जो दिल्ली का चुनाव हुआ, जो चुनाव के परिणाम हुआ है, इसमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर बीजेपी चुनाव क्यों जीती, कैसे जीती। यह 2% का मतों का अंतर कैसे हो गया? यह क्या जनादेश है या मैनेज जनादेश है? चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के जो सवाल हरियाणा में उठाए गए, जो महाराष्ट्र में उठाए गए, वह कितना महत्वपूर्ण है? दिल्ली में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, मतदाता सूची को अपने अनुकूल करने को लेके, मतदान कर्मियों को की तैनाती में अपने दलीय हितों का ध्यान रखने के तमाम तरह के आरोप लगे, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह पूरा का पूरा विपक्ष आरोप लगाता रहा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसकी कोई सफाई नहीं दी जी।
बल्कि यह हुआ कि निर्वाचन आयोग पर लगने वाले आरोपों की सफाई देने के लिए सत्तारूढ़ दल के नेता सामने आ गए। उनका कोई मैंडेट नहीं बनता, निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि नहीं है। अगर वो निर्वाचन आयोग के ऊपर लगने वाले आरोपों की सफाई देने के लिए बीजेपी के नेता आते हैं, गोया कि निर्वाचन आयोग के अनियमितताओं को लेकर के लगने वाले आरोपों का लाभ बीजेपी को मिल रहा है, अन्यथा आप क्यों सफाई देने आएंगे? उनके ऊपर लगने वाले आरोप का जवाब तो समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है, टीएमसी नहीं दे रही है, कोई भी देश का राजनीतिक दल नहीं दे रहा है सिवाय बीजेपी के, तो क्यों दे रहा है? बीजेपी भी ये सवाल क्यों नहीं पैदा करती कि चुनाव तटस्थ और ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए? ये लगे कि जो जनादेश आ रहा है वो लोगों का जनादेश है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार में कोई बहुत अंतर नहीं देखता। एक परसेप्शन भले बने, लेकिन जो भाजपा विरोधी लोग हैं उनमें कोई परसेप्शन नहीं बनता, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जीत को या आम आदमी पार्टी की मजबूती को मैं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी नहीं मानता। आम आदमी पार्टी ने विचार के स्तर पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई माहौल बनाने की कोशिश नहीं की। जिन विचारों को, जिस विचारधारा को, जिस कार्य संस्कृति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, उसके खिलाफ कभी आम आदमी पार्टी नहीं खड़ी हुई। अगर जय श्री राम का नारा ले रहे थे तो जय हनुमान का नारा लेने लगे। आप याद कीजिए कि राम मंदिर की स्थापना को लेकर के यही अरविंद केजरीवाल साहब हैं जिन्होंने दिल्ली के सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और उसका लाइव टेलीकास्ट करवाया, जो एक सरकार का काम है। तो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत या उसकी विचारधारा से अलग हट करके कोई अरविंद केजरीवाल साहब तो राजनीति नहीं कर रहे थे, और पिछले लगभग 10 साल से अधिक समय तक सत्ता में रहे। उन्होंने कोई ऐसे वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं तैयार की जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती हो। तो वह स्थिति तो नहीं बनी। यह निश्चित रूप से एक सरकार, उनके सरकार के जाने और भारतीय जनता पार्टी के जीतने, भारतीय जनता पार्टी के जीतने का एक ये हो सकता है कि इंडिया दल समूह को लगे या लोग भारतीय जनता पार्टी या अभी एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करे कि उसको लगातार जीत मिल रही है तमाम विरोधों के बावजूद। लेकिन इंडिया दल समूह की राजनीति इससे नहीं प्रभावित होती। इंडिया दल समूह की जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विचारधारा के स्तर पर राजनीति है, मैं मानता हूं कि वो मजबूत होती है। अगर आप आम आदमी पार्टी जैसे दलों की पहचान नहीं कर सकते, उस पार्टी के नेताओं को अगर आप अपनी राजनीति की मुख्य धारा से अलग नहीं कर सकते, तो आप इंडिया दल समूह की राजनीति को मजबूत नहीं कर सकते जी। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है हरियाणा में, गुजरात में, गोवा में, उत्तराखंड में। क्यों वहां चुनाव लड़ने चली गई? दिल्ली में तो कांग्रेस के चुनाव लड़ने का अपना आधार है। दिल्ली में लगातार पिछले 15 वर्षों तक सत्ता से बाहर करने का, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है, शीला दीक्षित को जाता है, और लगातार 3 चुनावों में हराने का श्रेय जाता है। दिल्ली में विकास के मॉडल को लागू करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। आप उससे सहमत हो या सहमत हो, लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। वहां अगर वो दावेदार बनती है तो एक आम आदमी पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती, और आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ने जाती है जहां से कोई संगठन भी नहीं है। तो अगर आप इस तरह की राजनीति करने और इस तरह की राजनीति को प्रोत्साहित करते हैं तो वो तो इंडिया दल समूह की राजनीति नहीं है। इंडिया दल समूह की राजनीति गोया कि गैर भाजपा राजनीति को मजबूत करना, उसको बढ़ावा देना और भाजपा से संतुष्ट लोगों को एकत्रित करना, कंसोलिडेट करना जी। उसमें तो आम आदमी पार्टी मददगार नहीं हो रही थी। तो ये सवाल है, ये आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन यह अहम सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे गई। क्या कोई ये स्थिति नहीं बनी है कि लोगों ने, जो दिल्ली की आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हो गई? भारतीय जनता पार्टी का शासन ऐसा है केंद्र सरकार का जिसको लोगों ने स्वीकार कर लिया। दोनों दलों के बीच में केवल 2% मतों का अंतर है। कांग्रेस के मतों में वृद्धि हुई है, कांग्रेस को लोगों ने स्वीकार किया है। और अगर ये बात तथ्य है कि इंडिया दल समूह चुनाव लड़ा होता दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी को यह जीत नहीं मिलनी थी। यह आम आदमी पार्टी को शुरू से ही इस बात को स्वीकार करना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी क्यों, मैं तमाम राजनीतिक तथ्यों को, तमाम राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता इस तथ्य को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, यह भी एक गवेषणा का विषय है। यह भी जानना चाहिए कि आखिर यह क्यों होने दिया उन्होंने।
वह क्यों कांग्रेस को अन्य राज्यों में अकेले नहीं लड़ने दिए और दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर क्यों नहीं लड़े? जबकि तथ्य सभी जो राजनीति को नहीं समझते वो भी कह रहे थे कि अगर इंडिया दल समूह मिलकर लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बेहतर चुनौती हो सकती थी। तो दिल्ली का चुनाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और यह एक बार आरोप साबित, दिल्ली का चुनाव हो चाहे मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव हो, अगर आप मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने नहीं देंगे, अगर सुरक्षा कर्मियों को अधिकार दे देंगे कि वो मतदान कर्मियों की मतदान के लिए निकले हुए मतदाताओं की पहचान करें, सड़कों पर आप अवरोध पैदा करेंगे उनको सुरक्षा का भाव जागृत करने के बजाय, तो ये चुनाव सामान्य चुनाव तो नहीं है। ये प्रबंधन तो चुनाव जीतने का हो सकता है, चुनाव कराने का प्रबंधन नहीं हो सकता है। और चुनाव जीतने का प्रबंधन और चुनाव कराने का प्रबंधन दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल, चुनाव का हो जाना, मतदान लोगों का मतदान कर देना, यह चुनाव की प्रक्रिया का पूरा होना नहीं है जी। चुनाव की जीत की प्रक्रिया का पूरा होना हो सकता है। अगर लोगों के मन में इस तरह की आशंका, यह केवल समाजवादी पार्टी का आरोप नहीं हो सकता, तमाम लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, स्थानीय लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और आश्चर्य होता है कि निर्वाचन आयोग इन आरोपों से बचने की कोशिश क्यों नहीं करता। वो ये लोगों के बीच में भाव जगाने का प्रयास क्यों नहीं करता कि वह जो आरोप लग रहे हैं वो निर्मूल है। आखिर राहुल गांधी ने जो अभिलेख मांगे हैं वह डिजिटल, उसके सॉफ्ट कॉपी तो 2 सेकंड में मिल जानी चाहिए। इधर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उधर उनको कांग्रेस पार्टी का उसके सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कर दिया निर्वाचन आयोग ने। कोई उन अभिलेखों को खोजना नहीं है ना। महाराष्ट्र का चुनाव हो चुका है, जिन आधारों पे, जिस मतदाता सूची पर, जिस मत प्रतिशत पर, जिन मतों की गणना पर, सब कुछ आपके पास उपलब्ध है, एक क्लिक पर उपलब्ध है। डिजिटल होने का दावा करने वाला यह संगठन इसको वो डेटा उपलब्ध कराने में इतना समय क्यों लग रहा है, क्यों नहीं बता पा रहे हैं जी। और ये सवाल है कि अगर आप मतदाता सूची को अपडेट करते हैं किसी राज्य में, 5 साल में जितने मतदाता बढ़ाते हैं उतने ही मतदाता 4-5 महीने बढ़ा देते हैं। ये कैसे संभव है? मानता, ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां फ्लोटिंग मतदाता बहुत है, फ्लोटिंग जनसंख्या बहुत है, आने जाने वालों की जनसंख्या बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है केवल ये दिल्ली है, बहुत शहर है जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जाते रहते हैं। वहां तो इस कदर से मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। ये सवाल तो पैदा होता है कि आखिर ये भी होना चाहिए कि जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी रहती है उन्हीं इलाकों में इस तरह के परिवर्तन कैसे होते हैं, या जहां मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है वहां केवल भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतती है। कई तरह के सवाल है। अगर वहां के लोग पूरी तरह से बीजेपी के समर्थक हो गए और अगर इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी के समर्थक हो रहे हैं तो मतदान प्रतिशत पे इतना कम अंतर तो नहीं होना चाहिए, बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने बुरी तरह से हराया 2015 में, 2020 में 2 सीट पर सिमट गई बीजेपी, 8 सीटों पे किस तरह से मैनेज कर पाई बीजेपी। वही स्थिति तो आम आदमी पार्टी की नहीं हुई। गोया कि मतदाताओं ने पूरी तरह से तो खारिज तो किया नहीं। विपक्ष में कांग्रेस की तरफ भी लगभग 3% मतदाता बढ़ करके वोट दिए। तो ये तो नहीं कह सकते हम ना कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इस कदर बन गया था कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से जमुना में डुबो दिया और इनको सिंहासन में बैठा दिया। वो तो स्थितियां नहीं है। उनका समर्थक वर्ग भी रहा, विपक्ष का समर्थक वर्ग भी रहा। तो जो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं यह निश्चित रूप से बड़े सवाल पैदा करते हैं। जो आपने हम लोग बात कर रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की, बहुत नुकसान कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी मणिपुर में जिस तरीके से वो ध्रुवीकरण की राजनीति अब देश के अन्य हिस्सों में कर रही है, लगभग उसी तरह बढ़ती हुई मणिपुर में भी दिखाई पड़ी और इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत उसको चुकानी पड़ी है। यह एक बहुत ही खराब राजनीतिक परिणाम से बचने का एक कोशिश है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आने का मतलब कि उसका पारित होना, जो वहां की राजनीतिक स्थितियां बन गई थी। और अविश्वास प्रस्ताव पारित होकर के सरकार का गिरना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा धब्बा होता। उस धब्बे से बचने के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिलवाया है। कोई राज्य सरकार या परिवर्तन के लिए या राज्य के लोगों को कुछ संदेश देने के लिए यह कोशिश नहीं की गई है। क्योंकि अगर ये कोशिश की जाती
कि लोगों को संदेश देने का क्या प्रयास किया जाता कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार लोगों को सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो एक कदम बहुत पहले उठा लिया गया होता। न केवल एक कदम उठा लिया गया होता, बल्कि प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेताओं का दौरा हो चुका होता, लोगों से संवाद कायम हुए होते, जैसा कि राहुल गांधी ने किया। तो यह केवल एक awkward पोजीशन से अपने आप को बचने के लिए, एक ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो जाती, न केवल मणिपुर में बल्कि पूरे उत्तर पूर्व में। बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा एक किसी राजनीतिक सदाशयता का परिचायक नहीं है, वह स्थानीय लोगों का या एक विपरीत बनती हुई राजनीतिक स्थितियों से बचने की एक कोशिश मात्र है, और इससे मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ मिल पाएगा। जी बिल्कुल, भारतीय जी प्लीज जी मेरी बात पूरी हो गई। जी बिल्कुल, बहुत कुछ हम जानेंगे। इस बीच राहुल गांधी आंगनबाड़ी महिलाओं से मुलाकात किए और उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो को जरा देख लेते हैं, 2-2.5 मिनट का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरा देख लेते हैं, क्योंकि राजनीति को, देश की सियासत को समझने के लिए बहुत कुछ अलग अलग जो चीजें आ रही हैं उनको समेटना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के चुनाव के नतीजों पर भी बात होनी चाहिए, जिस पर अभी बात हमारे दो साथी बहुत गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ कर रहे थे, प्रशांत टंडन जी और सुनील शुक्ला जी। आऊंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, लेकिन पहले इस वीडियो को जरा देख लीजिए। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज मैं आंगनवाड़ी महिलाओं से मिला। आंगनवाड़ी की महिलाएं देश को चलाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, अलग काम करती हैं, इसीलिए इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए, सरकार को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आंगनवाड़ी वर्कर्स इनका संवैधानिक पद है, उस हिसाब से इनको ग्रेच्युटी लागू होनी चाहिए। और सर 3 साल हो गए हैं, ये सरकार उस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है सर। तो ये ग्रेच्युटी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया आदेश, वो इस सरकार से लड़ के हमें लेना है, और उसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दूसरा मुद्दा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को परमानेंट करिए, और जब तक परमानेंट नहीं कर रहे हैं तब तक इनको 3 क्लास का वेतन दो। तो वो भी मुद्दा उठाना चाहिए कांग्रेस पक्ष ने इसी लोकसभा में। बाल विकास नाम क्यों पड़ा? बच्चों का विकास ना है, माताओं का विकास है। आज देश से कुपोषण दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का है, जिस समय के हम लोग शुरू किए थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? राशन हम पकाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, उसका फ्यूल का खर्च जो मिलता था वो नहीं दे रहे, 2-2 साल से जेब से सारा पैसा खर्च हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोट होने थे 5 साल से, उसका बैन लगा के बेनिफिट कुछ नहीं देना चाह रही है सरकार, लेकिन काम सारा राज्य सरकार वर्कर से ले रही है फ्री में, और अपनी वाहवाही करने में लगे रहते। बेसिकली चाहते हो कि परमानेंट किया जाए जी, और बोनस ग्रेच्युटी दी जाए। ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में 2017 में 8 रुपए देता था सरकार, अभी 2025 8 रुपए किस चीज के लिए? पर लाभार्थी। अभी 2025 में महंगाई इतना बढ़ गई है, 8 रुपए ही देती है, उससे कुपोषण बढ़ता कुछ नहीं होता है, बढ़ता है, और कुपोषण बढ़ रहा है, दबा के रखते हैं। सर ये क्या चल रहा है? इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, अच्छा न्यूट्रिशन अगर दे देंगे तो बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा देश का सवाल है। ठीक है, थैंक यू। आंगनबाड़ी सेविका कांग्रेस की बहुत बड़ी आभार व्यक्त करती है कि आज 28 लाख परिवारों को कुछ भोजन भी मिल रहा है काम करके। और माननीय प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे तो 1500 से। तो इधर राहुल गांधी की मुलाकात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संगठन और सरकार अब इससे कैसे खुद को अलग कर चुकी है, धीरे धीरे करके ऐसी संस्थाएं कैसे खत्म हो रही हैं, इसका एक नमूना यहां आप देख रहे थे। दूसरी तरफ 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, बीजेपी शासित राज्यों में जो चल रहा है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपको याद होगा कि हरियाणा के जो कद्दावर नेता हैं अनिल विज, उन्होंने अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बयान दिए थे, कुछ मोर्चा खोल दिया था उन्होंने, और लगातार वो नाराज हैं। उनको कारण बताओ नोटिस भाजपा ने थमा दिया है। इसका मतलब है कि हरियाणा में अभी गड़बड़ चलेगा, गड़बड़ होगा। दूसरी चीज, उधर पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं
और कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे रहे। किसी ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी के अच्छे संगी साथियों में कहे जाते थे, माने जाते थे। एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन पंकजा मुंडे ने आज नासिक में एक भाषण में कहा कि मुंडे साहब यानी उनके पिताजी को चाहने वाले लोग अगर एकजुट हो जाएं तो मैं अलग पार्टी बनाने के लिए तैयार हूं। मतलब महाराष्ट्र में भी अभी बहुत कुछ बाकी है, इधर अभी उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ बाकी है। दोस्तों आने दीजिए समय। तो ये सब कुछ और इन सब के बीच दिल्ली, जिस पर 27 साल बाद कब्जा की है बीजेपी, 2%, 2.5% का फर्क है दोनों में, बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में, जिसके बारे में बता रहे थे सुनील शुक्ला जी। लेकिन ये 2-2.5% का भी फर्क आया कैसे, इस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान है, प्रश्न चिन्ह है, जिसके बारे में प्रशांत टंडन जी बहुत विस्तार से बता चुके हैं। अब यहां से देश की सियासत को समझने की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों के लिए विदेश यात्रा पे आज से निकल गए हैं, तब यहां देश में जो चल रहा है, अभी उधर से खबर आ रही है प्रयागराज से कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, बहुत बुरा हाल है। हमारे साथी सुनील शुक्ला जी और बेहतर बताएंगे जब उनके पास आऊंगा। तो प्रयागराज में उस पर भी, और क्या ये सब कुछ भाजपा के लिए, इस देश के लिए तो है ही, भाजपा के लिए भी संकट खड़े नहीं करता है? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। धन्यवाद राजू जी। जो मुद्दे हैं चर्चा के, उसमें मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बीजेपी के सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा। बहुत अच्छे से मेरे पहले बताया जा चुका है किस तरह अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के सामने चुनौतियां आ सकती, क्या क्या उनके सामने परेशानियां और आएंगी। सवाल यह कि जब बीजेपी के लोग ही, बीजेपी के विधायक ही मुख्यमंत्री से नहीं मिलते, मुख्यमंत्री की मीटिंग में नहीं आते, लगातार मांग कर रहे हैं, 2.25 साल से मांग कर रहे हैं, तो अब जाके बीजेपी को लगा कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा नहीं लेते तो और भी बुरी हालत होती। तो इससे, और एक बात ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं तो किस तरह पूरे देश में बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र में गतिविधियां अलग है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में भी गतिविधियां चल रही हैं और दिल्ली में तो चल ही रही हैं। यानी आप देखिए कि अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोई महिला मुख्यमंत्री बन सकती है। जो चुने हुए विधायक हैं उनकी बात नहीं हो रही है, तो महिला मुख्यमंत्री भी आ सकती है। तो कुल मिला के सारी चीजें अभी बीजेपी की हाईकमान के हाथ से निकल चुकी है। बीजेपी की आला कमान के हाथ में अभी कुछ है नहीं कि वो कुछ करे। और जो हालात देश में हो रहे हैं, जो दिल्ली की बात हम कर रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई है, जो चुनाव आयोग पल पल की खबर रखता है, हर चीज को डिजिटलाइज कर चुका है, वहां भी ये नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब जो खेल हुआ है महाराष्ट्र में, वैसा ही खेल शायद दिल्ली में भी हुआ है, और राहुल गांधी इसी की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जो मुलाकात की, उसमें एक बात बहुत जरूरी बताना चाहता हूं हमारे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी आयोजन होते हैं, जितने भी मुख्यमंत्री के या सरकार के जितने आयोजन हैं जिनमें प्रधानमंत्री भी आते हैं या गृह मंत्री आते हैं, उनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी यह लगाई जाती है कि आपको तो आना ही है, और इतनी महिलाओं को लेकर बैठक में आपको आना है, आम सभाओं में आना है। तो ये बीजेपी के लिए प्रचार का एक हिस्सा है, और ये सरकारी तंत्र से, सरकारी पैसे से बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। इस पर शायद प्रधानमंत्री लोगों ने, राहुल गांधी को बताया नहीं इन लोगों ने कि किस तरह उनसे काम लिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो पोषण आहार बच्चों को दिया जाता है, उसमें तो मध्य प्रदेश में यह हाल है कि 80% पोषण आहार सप्लाई ही नहीं हुआ। और सीएजी की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की रिपोर्ट से पता चला है कि जिस तरह का सप्लाई होना था, तो बताया गया कि इस ट्रक में या इस गाड़ी में इतना टन बच्चों का पोषण आहार भेजा गया, वो ट्रक का नंबर ही नहीं है, वो कोई स्कूटर का नंबर है, कोई रिक्शा का नंबर है। तो जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पे है और जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें मामूली वेतन मिलता है, उन्हें बीजेपी के प्रचार के लिए उपयोग में लिया जाता है।
ये और भी आपत्तिजनक बातें हैं। मध्य प्रदेश में मतदान के पहले जिस तरह से गड़बड़ियां हुई, जिनके बारे में निशान लगाया गया, बताया गया, उसके बारे में कोई कार्रवाई हुई नहीं, क्योंकि जिस तरह से महिला मतदाता एकदम बढ़े और फिर उसी के आधार पर दूसरे राज्यों में भी महिला मतदाताओं के बारे में काम होना शुरू हुआ। बीजेपी दिल्ली कैसे जीती ये बात सही, लेकिन अगले 4 दिन पूरे देश के में बीजेपी में जो उथल पुथल मची हुई है वो देखने वाली बात होगी। कहां बीजेपी ऊपर नीचे हो रही है, कहां बीजेपी की हालत और खराब होगी। दिल्ली में जो पार्टी हमेशा ये दावा करती कि हम लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री चुनते हैं, हालांकि वो कभी ऐसा नहीं करती, अब उसकी और असलियत सामने आने वाली है। फिलहाल अभी इतना ही। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की हकीकत, असलियत जो कुछ सामने है और बहुत कुछ सामने आने वाला ही है, लेकिन इन सब के बीच जो मणिपुर से लेकर दिल्ली तक के हालात हैं और उसमें पंकजा मुंडे का ये बयान, और उधर हरियाणा में जो चल रहा है, बिहार में चुनाव है, उसके बाद बंगाल में चुनाव है, तो बहुत कुछ देश में, और लेकिन मणिपुर के हालात पर आखिर चिंता कौन करे। द्रौपदी मुर्मू तो डुबकी लगाने पहुंच गई। तो इसलिए बहुत कुछ, और इन सब के बीच दिल्ली की सियासत और दिल्ली के चुनाव पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं, जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे भी समझूं। अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी। जी आइए, आवाज आ रही। बिल्कुल राजीव जी, दिल्ली के चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं और उठना भी चाहिए। और आपको याद होगा कि जिस समय दिल्ली के चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उस समय ही हम लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि आखिर ये कौन सा वैदिक गणित है कि जिस वैदिक गणित में भारतीय जनता पार्टी का वोट तो बढ़ता है 2% ज्यादा है आम आदमी पार्टी से, सीटें 2.5 गुना ज्यादा हो जाती हैं। तो ये वैदिक गणित जो है ये भारतीय जनता पार्टी को ही आता है, और ये क्या राजीव कुमार को ही वैदिक गणित आता है, तो बाकी लोग इस वैदिक गणित को क्यों नहीं समझते और क्यों नहीं सीखते इस वैदिक गणित को जो भारतीय जनता पार्टी को ये वैदिक गणित आता है। उस समय हमने भी ये सवाल राजीव जी उठाए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों को ये सवाल उठाने चाहिए थे वो इसमें लग गए कि किसने किसको हराया, और सबने अपनी हार जो थी सबसे पहले स्वीकार कर ली। केजरीवाल साहब ने अपनी हार तुरंत स्वीकार कर ली, बड़ी विनम्रता के साथ आपने हार स्वीकार कर ली, बड़ी अच्छी बात है, आपने हार स्वीकार कर दी। लेकिन आपकी तरफ से कोई सवाल चुनाव आयोग पर या भारतीय जनता पार्टी पर क्यों नहीं आया? जी, ये सवाल उठाना कि हमारी जिम्मेदारी है कि आम मतदाता की जिम्मेदारी है, जो इसका लाभार्थी है या जो इसका एक तरीके से कहा जाए जिसका नुकसान हो रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? मतलब कि राजनीतिक दलों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि लड़ाई आप लड़ रहे थे, आप यहाँ मोर्चे पर थे, तो सवाल सबसे पहले आपकी तरफ से आना चाहिए था। और लगातार आप ही जो थे चुनाव से पहले सवाल उठा रहे थे कि किस तरीके से गड़बड़ घोटाले किए जा रहे हैं, किस तरीके से वोट बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरीके से वोट घटाए जा रहे हैं। आपने तुरंत अपनी हार स्वीकार करी, और एक सवाल अभी तक जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे नहीं लगता कि इस परिणाम को लेकर के आए हो। तो ये जो था उनकी तरफ से आना चाहिए था कि जब इतने बड़ी घपले की चीजें सब दिखाई पड़ रही हैं और आप ही लगातार चुनाव आयोग के पास जा रहे थे, बार-बार जा रहे थे कि वोटर लिस्ट किए जा रहे हैं, नई दिल्ली में किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, तो ये सारी बातें राजीव जी आनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं था। अगर जिसका स्टेक है, महाराष्ट्र का सवाल क्यों लगातार उठ रहा है? महाराष्ट्र का सवाल लगातार इसलिए उठ रहा है कि महाराष्ट्र में जो दल थे वहां गठबंधन में, वो मजबूती के साथ इस बात पे जमे हुए हैं कि यहाँ घपला हुआ है और उस मसले पर तीनों एकजुट हैं। तो यहाँ तो आप एकजुट थे ही नहीं कि आप इसको मसले को आगे उठाए। तो यहाँ मुझे लगता है कि इस पर आरोप प्रत्यारोप में जाने की बजाय कि साहब किसने किसको हरा दिया, जैसे आप कह रहे थे राजीव जी कि लोगों से जब ये कर दिया गया, इसको कोई बात ही नहीं कर रहा। मसला वही है कि आप को ना किसी ने हराया और ना किसी के उससे हार गए। हराया गया है उसी तरीके से जिस तरीके से हराया गया महाराष्ट्र में, जिस तरीके से हराया गया हरियाणा में। और जो बात संजय राउत कह रहे थे कि ये 46 लाख वोटर जो है ये महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली आ गए हो, दिल्ली से चलकर अब जाएंगे बिहार और बिहार से चलकर यूपी आएंगे, वो साफ तौर पर दिख रहा है राजीव जी। तो यहाँ भी ये चीजें अब सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि कम से कम जो जिसका नुकसान हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं आप आम आदमी पार्टी का, उसको उनके पास अपना नेटवर्क भी है, उनको इस पर काम करना चाहिए। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों ने मिलकर ये किया कि आप हमको दीजिए,
आम आदमी पार्टी को भी चुनाव आयोग जाकर ये मांग करनी चाहिए कि भाई आप हमको वो मतदाता सूची दीजिए कि 5 साल में कितने पढ़े थे और 5 महीने में कितने पढ़े हैं, ये सूची आप हमको दीजिए और उसका मिलान हमको करना है। और कौन से मत पड़े हैं, किनके मत कटे हैं, वो सूची भी हमको चाहिए। ये आम आदमी पार्टी को राजीव जी मांग करनी चाहिए और वो नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस को ये मांग चुनाव आयोग से निश्चित तौर पर करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने हार स्वीकार कर ली कि साहब लोकतंत्र का तकाजा है, उनको जीत भी दी, ठीक है, कर लिया आपने, लेकिन जो असली चीजें हैं उसकी तरफ भी मुझे लगता है कि ध्यान दिया जाना चाहिए और ये मांग शिद्दत के साथ उठनी चाहिए राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण और इन जानकारियों को यहाँ साझा करना जरूरी है। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी, आपसे समझना चाहता हूँ, आज पार्लियामेंट में थे आप, और पार्लियामेंट में क्या आपको लगता है कि जो मणिपुर का मुद्दा है ये अभी और गरमाएगा, जबकि अब बजट पे बात हो रही है, प्रधानमंत्री उधर अमेरिका में है, आज क्या कुछ था पार्लियामेंट में? देखिए, आज तो सबसे इम्पोर्टेंट जो था राज्यसभा में सोनिया गांधी का फूड सिक्योरिटी और सेंसस के ऊपर सवाल उठाना था। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि 4 साल से ज्यादा देर हो गई है, जनगणना नहीं हुई है और अभी भी केंद्र सरकार इसके बारे में कोई घोषणा नहीं कर रही है। और उन्होंने बताया कि इसके नुकसान क्या हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है कांग्रेस लाई थी और जिसके तहत जो है कोविड में लोगों को फूड सिक्योरिटी मिली, गरीबों को हमेशा मिलती रही है, लेकिन जो अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार दे रही है, कुछ दे रही है, कुछ नहीं दे रही, मैं जो भी दे रही है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही दे रही है। जबकि आज जो है उसके बाद 14 करोड़ से ज्यादा लोग बढ़ चुके हैं, वो 14 करोड़ लोग लाभ से वंचित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था उनका कि फूड सिक्योरिटी एक्ट को आप कमजोर कर रहे हैं, आप जनगणना नहीं करवा रहे हैं, ताकि जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाए। दूसरी बात, जो राहुल गांधी ने आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी। आपको याद होगा, मालूम होगा कि ये इंदिरा गांधी आंगनवाड़ी बनाई थी 1975 में। ये सारे जो बात करते हैं ना कि नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आज हर जगह लगा दिया जाता है, जैसे वो लोग बता रही थी जो भी काम हो दुनिया भर का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को करना है, और उन्हें जो पारिश्रमिक है वो उनका बढ़ाया नहीं जा रहा है। देश भर में करीब 24 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, 24 लाख, और उनका जो मूल काम था, इंदिरा गांधी ने जब इसको बनाया था, बच्चों के टीकाकरण का, बच्चों के स्वास्थ्य का, बच्चों की माँ का जिसे कहते हैं जच्चा बच्चा, और खाद्य सामग्री का वितरण, पोलियो का। ये गांवों के अंदर जो बच्चों की मृत्यु दर कम हुई है, जो बच्चों का स्वास्थ्य बढ़ा है, जो बच्चों जच्चा जिसे कहते हैं, बच्चों की माएँ की लाइफ जो बढ़ी है, वो सब इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की देन थी। और आज इनको लगातार खत्म किया जा रहा है, हर काम इनसे कराया जा रहा है। पैसा कितना मिलता है इन लोगों को? जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसको 8,000 रुपये, और उसमें भी उन्होंने विभाजन कर रखा है, एक मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसको 6,000 रुपये। तो राहुल गांधी ने आज जो मिले हैं, जो बात करी है, ये बहुत बड़ी बात है। देश में इनका बहुत बड़ा असर है और इनके साथ अगर इनको न्याय मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। जहां तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर की चर्चा आज हर जगह थी, लेकिन अब इस संसद के सत्र में उस पर बात हो पाएगी कि नहीं कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल जो है आखिरी दिन है। उसके बाद संसद का बजट सत्र का ये फर्स्ट फेज जो है खत्म हो जाएगा और फिर जो है जाके 10 मार्च से शुरू होगा। बजट पे चर्चा आज भी 2-2 घंटे बढ़ा दिया गया था, दोनों सदनों का कामकाज, ताकि जितनी जल्दी हो सके निपट जाए। तो कल लगता है कि ये सारा काम बजट का जो है खत्म हो जाएगा और फिनांस मिनिस्टर का इसके ऊपर कल दोनों सदनों में जवाब भी आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को कांग्रेस लगातार उठाती रहेगी, विपक्ष लगातार उठाता रहेगा, और ये जो सवाल है ये अब दबेगा नहीं। क्योंकि देखिए, जब तक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था तो वो ये कहते थे कि मुख्यमंत्री का कोई दोष ही नहीं है, सरकार का कोई दोष ही नहीं है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा, बीजेपी के विधायकों का उनके खिलाफ आना आज ये साबित कर चुका है कि सारा दोष जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ही था।
अब केंद्र सरकार उसकी जिम्मेदारी से जो है भाग नहीं सकती है और उन्हें जो है इसका जवाब देना ही पड़ेगा। अब संसद जब शुरू होगी तब लंबी बात है, लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल वहां जा सकता है, राज्य का दौरा कर सकता है, क्योंकि देखिए 2 बार जो है 2 साल में वहां के आल पार्टी के लोग दिल्ली आए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा, कई दिन तक वो रुके रहे, प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया। और उन आल पार्टी मेंबर्स ने बताया कि जब वाजपेयी जी के टाइम पे ये हुआ था, हम आए थे, वाजपेयी जी ने समय दिया था, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें मिलने का ही समय नहीं दे रहे। आप बताइए कि इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप खुद वहां जा नहीं रहे, लोग आपसे यहां मिलने आ रहे हैं, फर्स्ट हैंड आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि भाई देखिए आप प्रधानमंत्री हैं, वहां क्या हो रहा है, आप उनसे मिल ही नहीं रहे हैं। तो मणिपुर की स्थिति तो निश्चित ही रूप से बहुत ज्यादा खराब है और अब केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगा के किस तरह उसको सुधारने की कोशिश करती है, कर पाती है या नहीं कर पाती है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि दोनों समुदायों का विश्वास जीतना। और विश्वास जब ही जीता जा सकता है कि जब उन दोनों समुदायों को लगे कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, हमारी सरकार जो है, वो ईमानदारी से दोनों की बात सुन रहे हैं, दोनों की बात समझ रहे हैं और संकट को हल करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आपको क्या लगता है, यहाँ अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें जो आ रही हैं वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अब ठीक है, ये होगा कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली जीत गई और आप लोग निगेटिव बातें कर रहे हैं, संकट की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो धरातल पे है। मणिपुर की बात तो होगी, चर्चा अगर मणिपुर के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अगर यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट पारित करता है, मणिपुर पे बात करता है, अमेरिका जा रहे हैं प्रधानमंत्री, वहां अगर बात होती है तो बात क्यों नहीं होगी, चर्चा क्यों नहीं होगी, इसलिए यहां समझना जरूरी है। और इन सब के बीच चुनाव दर चुनाव जीतती हुई बीजेपी कैसे देखा जाए? जी देखिए राजू जी, दिल्ली का जो मसला है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। किसी को मुख्यमंत्री बनाए, कई कैंडिडेट हैं बीजेपी में, तो जो नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के रहे हैं विधानसभा में वो भी एक दावेदार है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है वो दावेदार हैं। तो बीजेपी के पास कई कैंडिडेट हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाए, जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको दिल्ली चलाया कैसे, क्योंकि अब तो यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन है, एलजी भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, दिल्ली भी है, केंद्र सरकार भी है। तो लेकिन मैं दिल्ली की जो बीजेपी की सरकार है उनसे सिर्फ 2 चीजें देखूंगा, बाकी कुछ आप जो चीजें चल रही जैसे चलती रहे। आप दिल्ली का प्रदूषण कितना कम कर पाते हैं आप, क्योंकि ये काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, और यमुना को कैसे साफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े दावे किए हैं। यमुना राजीव जी 1376 किलोमीटर का उसका पूरा स्ट्रेच है और उसमें कुल 22 किलोमीटर वो दिल्ली के शहरी इलाकों से होकर गुजरती है यमुना। 1376 किलोमीटर में 22 किलोमीटर दिल्ली के शहरी क्षेत्र में, और यही 22 किलोमीटर में यमुना का 70% पोल्यूशन मिलता है, 70%। 2% यमुना का जो टोटल स्ट्रेच उसका सिर्फ 2% दिल्ली में है। पोल्यूशन दिल्ली देती है 70%। जी। तो ये बड़ी चुनौती है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं दिल्ली का PM10 लेवल 350 से ऊपर है, ये जो गैस चैम्बर है दिल्ली, इसको कैसे कम कर पाते हैं, यमुना कैसे साफ कर पाते हैं, यही सबसे बड़ी कसौटी होगी और चुनौती होगी। ये सेल्फी से साफ नहीं होगी यमुना, ये भाषणों से साफ नहीं होगी, इसमें काम करना पड़ेगा। बाकी जो बातें कुंभ वगैरह की आती हैं उसमें मैं कई बार कह चुका हूँ, मुझे बीजेपी के अंदर जो भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनकी ट्रेनिंग में खामी है, उनकी अप्रोच में खामी है, कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस की दिक्कत है कि वो प्रशासनिक काम नहीं कर पाते हैं, गवर्नेंस में कमजोर है। बाकी आप सब बातें करवा दीजिए,
उनको अगर राहुल गांधी की इमेज खराब करनी हो 10 मिनट में कर देंगे, ऐसा भाषण दे देंगे कि आग लग जाए जी। किसी का मकान गिराना हो बुलडोजर चला गिरा देंगे फटाक से। वो ट्रोल किसी को करना है, सोशल मीडिया में कोई झूठ चलाना है, ये सब काम बहुत बढ़िया मालूम है उनको। गवर्नेंस में चूक जाते हैं। पूरे कुंभ में पूरा फोकस इस बात पे था कि कितने होर्डिंग योगी आदित्यनाथ के लग पाते हैं, वीआईपी को कैसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, वीआईपी का कैसे ढिंडोरा पीटा जाए। आज वहां ट्रैफिक जाम लगा हुआ, सुनील जी बताएंगे, ऐतिहासिक ट्रैफिक जाम है, कितने 100 किलोमीटर का लोग बता रहे हैं। तो दिल्ली के मामले में ये, लेकिन जो बातें सोशल मीडिया पे बहुत सारी चलती है कि पंजाब में ये होगा वो होगा, वो सब आगे आने वाली बातें देखी जाएंगी। अभी अमरेंदु जी दिल्ली के चुनाव की धांधली के बारे में बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि अब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सरकार से या चुनाव आयोग से, एजेंसियों से उस तरीके से मोर्चा ले पाएगी जैसे अभी तक लेती रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे उनको अपनी बचाने हैं चीजें अपनी, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, आप देखिए कि सचिवालय में अफसरों को सब चीजें कब्जा कर ली गई, वो सब बातें हो गई वहां पे। तो बहुत सारे केसेस हैं और उस केसेस की वजह से अभी मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी उस तरीके से मोर्चा ले पाएगी तमाम मामलों में। यहां पे कांग्रेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के लोग जो बहुत सक्रिय तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, रोज उनके ट्वीट या बयान या बातें आ रही थी, उनको सक्रियता कम नहीं करनी चाहिए। वो अपोजिशन का रोल विधानसभा से बाहर कांग्रेस पार्टी का है। दिल्ली की विधानसभा देखिए बहुत कम समय होती है और दिल्ली की विधानसभा का रोल बहुत लिमिटेड है, उनका लेजिस्लेटिव काम भी बहुत कम है। तो इसलिए दिल्ली के विधानसभा में कोई बहुत जाके अपोजिशन कर पाएंगे मुझे लगता नहीं, और ना ज़्यादा वहाँ स्कोप है और खबरें भी नहीं बनती वहाँ से। लेकिन दिल्ली में अपोजिशन का रोल कांग्रेस पार्टी को 0 एमएलए होते हुए भी निभाना चाहिए, निभाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, निभाना चाहिए, निभाना पड़ेगा अपोजिशन का रोल और खासकर। लेकिन यहाँ दूसरी बात, सुनील शुक्ला जी आपसे जरा समझो कि एक तरफ जरा बताइए क्या हाल है, सूरत हाल वहाँ का महाकुंभ का, और उसमें भी चूंकि आप वहाँ हैं, आप लोगों के क्या हाल हैं, प्रयागराज का क्या हाल है। दूसरी चीज़ कि क्या इन सब का असर इधर सियासी तौर पे और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर पड़ते हुए देखते हैं आप? हाल तो बहुत बुरा है राजीव जी। आप बात करते हैं डिजिटल होने का, आप बात करते हैं कि तकनीक और प्रौद्योगिकी में बहुत आगे बढ़ जाने का, और तरीके आप अपनाते हैं वही जो 1954 में आप अपना रहे थे। यातायात को रोक देना यातायात का प्रबंधन नहीं है, लोगों की आवाजाही रोक देना भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं है। इस कंसेप्ट से ऊपर उठने के लिए आप तैयार ही नहीं है। अगर आप लोगों को रोक रहे हैं किसी स्थान पर, तो उनको आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता तो आपको देना होगा जी। और अगर आप रास्ता नहीं देते हैं तो स्वाभाविक से आगे बॉटलनेक हो जाएगा। आप एक तरफ से जाने दे रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? आज स्थिति यह है कि पूरा का पूरा शहर, मैं सोचिए कि कल मैं आधा दर्जन पेट्रोल पंपों पे खुद गया हूं और मुझे पेट्रोल नहीं मिला, सब बंद थे। हमारे 4-5 परिचित लोग थे जो 2-3 दिन से आए हुए थे, वो शहर से निकल रहे थे, उनको शहर में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिला, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं मिला। हाईवे पे बहुत काफी आगे जाने के बाद उनको अपनी गाड़ी में डीजल और पेट्रोल मिल पाया। स्थिति है यह। मैं दवा के दुकानदारों से मैं बात कर रहा था, उनके कह रहे हैं कि उनकी सप्लाई बंद है, गाड़ियां अंदर आई नहीं पा रही हैं। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धता धीरे धीरे कम हो रही है। सब्जी बेचने वाले हैं वो कह रहे हैं कि इतना भीड़ है कि मंडी तक जाना उनके लिए मुश्किल है, किसी तरह से वो जा पा रहे हैं और वहां सामान लेकर के निकलना बहुत कठिन है।
इन चीजों का ध्यान तो रखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप एक ही समय पे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्राओं को सकुशल संपन्न कराने की व्यवस्था में लगे रहेंगे तो आम आदमी की समस्याएं आपसे हम निश्चित रूप से आप उनका ध्यान नहीं रख सकते, वो नजरअंदाज होंगी ही होंगी, आम आदमी पिसेगा। आपने ये ऐसा भी नहीं था कि इसका प्रबंधन नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर आपको केवल यही प्रबंधन करना होता, लोग ऐसा कोई कुंभ नहीं गुजरा है जिससे महत्वपूर्ण व्यक्ति ना आए हो, कोई कुंभ ऐसा नहीं गुजरा है, लेकिन उन व्यक्तियों के आने नहाने उनकी अग्रिम सूचनाएं नहीं मिलती थी लोगों को। आए नहाए चले गए, उनके आने जाने के बाद पता चल रहा था कि फला व्यक्ति आए थे जी। और इस तरह से प्रचार नहीं होता था। आज कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने संगम में स्नान किया है राजेंद्र प्रसाद जी के बाद, लेकिन दोनों में कोई तुलना नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जी की 1954 में जो कुंभ की यात्रा थी वह उनका 1 महीने का कल्पवास था और उनकी सार्वजनिक उपस्थिति के चित्र नहीं मिलते कि वो सार्वजनिक रूप से कहीं उपस्थित हुए हो। जो संगम क्षेत्र के किनारे वो किला है, अकबर का किला है, उसी किले में रहते थे और कब स्नान कर लेकर के कब चले जाते होंगे यह आमतौर पर किसी को जानकारी नहीं होती थी। जो अभिलेख है 1954 के कुंभ से जुड़े हुए उसमें भी इसका उल्लेख नहीं मिलता जी। अगर आप महत्वपूर्ण लोगों की शोकेसिंग करेंगे तो आम आदमी तो अपेक्षित होना ही होना है, और जब महत्वपूर्ण व्यक्ति मुख्य मेला क्षेत्र में आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके आवागमन को लेकर के आपको तमाम तरह के रोक टोक लगाने पड़ेंगे, लोग प्रभावित होंगे। और अगर आप इस मेले को और इस मेले में आने वाले लोगों को और आने वाले लोगों के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों का अगर आप सही आकलन नहीं कर सकते हैं तो आपको तमाम तरह की समस्याएं झेलनी पड़ेगी। आज स्थिति क्या है कि संगम क्षेत्र के आसपास के मोहल्लों का अतिक्रमण पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए था। यूटिलिटीज जो सड़क के किनारे थी उनको पूरी तरह से हट जाना चाहिए था जी। किसी भी दिशा में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए था। आसपास के रास्ते जो मेन रोड से कनेक्टेड है वो पूरी तरह से साफ होने चाहिए थे, नहीं है। उन मोहल्लों में जो लोग मुख्य सड़कों में फंस गए वो चाहेंगे बगल की सड़क से निकल जाए, उनके लिए बड़ी असुविधा की स्थिति है। ये काम बहुत या वो लोग कर सकते थे जो इस पूरे के पूरे आयोजन की सेंसिटिविटी को समझते और इस शहर के भूगोल को समझते। आप केवल प्रशासकीय गणित से या प्रशासनिक व्याकरण से इस तरह के आयोजनों को सफलतापूर्वक नहीं पूरा कर सकते। इन प्रकार आप गुजार देंगे सुनील जी। लेकिन सुनील जी, सवाल ये उठता है कि ये तो आप कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन वो जो वोटर्स हैं इनके, वो तो उनको जाके वोट दे आते हैं। वो तो कहते हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा किया, वो भले लाइन में लगे रहे हैं, वो भले पता नहीं हजारों की संख्या में वहां मौत हो जाए, किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? जीत तो जाती है, फिर भी दिल्ली में देखिए जीत गई भाजपा। नहीं राजीव जी, दिल्ली में जो विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मत पड़े हैं वो ऐसा नहीं है कि उनसे दुगना चौगुना कांग्रेस को बीजेपी के पक्ष में पड़े। दिल्ली पूरी तरह से बीजेपी के लिए समर्पित हो गई हो ऐसा नहीं है। चुनाव जीतने हारने के आधार पर आप राजनीतिक विश्लेषण को नहीं करना चाहिए। सरकार का बन जाना किसी राजनीतिक विचारधारा का खारिज हो जाना नहीं है, और सरकार का बन जाना किसी राजनीतिक विचारधारा को पूरी तरह से स्वीकृति प्राप्त हो जाना यह नहीं है। जो बीजेपी की भाषा होती है, हम लोग उस भाषा में नहीं हो सकते ना कि हम तो चुनाव जीत गए हैं, यानी कि जीतने के कार्यक्रम और सभी उसको जनता ने समर्थन दे दिया। ये कहीं होता है क्या? तो चुनाव जीतना इस आधार पे बीजेपी पूरी तरह से लोगों ने स्वीकार कर लिया हो, ये तथ्यों का सही बयान नहीं है। आपने सही कहा, जब कोरोना काल, ये तो मान लीजिए 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर लोग चले हैं। कोरोना काल की जब बंदी हुई थी, कई सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल चले। किस किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद लोग कर रहे थे? अपने दायित्वों से बचने के लिए सरकार ने किन किन लोगों पर आरोप नहीं लगाए कि फला जिम्मेदार है, फला जिम्मेदार है, तबलीगी जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है? आप अपने दायित्वों से को स्वीकार करने के लिए सरकार नहीं थी, फिर चुनाव जीत गई। इसका मतलब ये थोड़े है कि उन जो समस्याओं लोगों ने झेली थी उन समस्याओं को लोगों ने खारिज कर दिया या उनके जहन में नहीं है।
ये सही है कि मिल्कीपुर का चुनाव जीतना, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, ये सही है, उसको विजय का प्रमाण पत्र मिल गया, लेकिन वहां की जनता ने ही बीजेपी को स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी तो जो पिछला उपचुनाव हुआ था पिछले लोकसभा में आजमगढ़ का, वहां भी जीती थी। आम चुनाव में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव के पहले रामपुर का विधानसभा चुनाव भी वो जीती थी, उपचुनाव। आम चुनाव में क्या हुआ? चुनाव जीत लेना और उस जीत को बनाए रखना दो अलग चीजें हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वर्षों वर्षों तक स्वीकार नहीं किए, अचानक कौन से कारण हो गए कि आपको स्वीकार कर लेंगे? जो सरकार गवर्नेंस की बात ही नहीं करती है, जब गवर्नेंस की बात आ जाएगी तो धार्मिक गतिविधियों को सामने कर देती है, उससे पूरा देश उसको स्वीकार कर लेगा। तब तो तमाम जो धार्मिक गुरु हैं उन्हीं को राजनीति में आगे होना चाहिए था। सबसे बड़े उनके समर्थक लोग हैं, उनके कहने पर लोग चलते हैं। कोई धार्मिक गुरु आज तक हुआ क्या जो राजनीतिक रूप से सफल हो गया हो? किसी एक का नाम आप नहीं ले सकते जो बिना अपना राजनीतिक दल बनाया हो और उसको चुनावी सफलता मिलती चली गई हो, राजनीतिक सफलता मिलती चली गई हो। कुंभ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे आयोजन को एक इवेंट बना के रखी हुई है। यह सरकार का काम नहीं था। सरकार का काम केवल था कि वो प्रबंधन करती और आने वाले लोगों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती जी। लेकिन सरकार इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं पूरे मेला एरिया में नहीं, देश के हर कोने में। हम लोग या तमाम लोग इस देश के लोग पढ़ते चले आए हैं कि कुंभ में बिना बुलाए लोग आते हैं, कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता। आप घूम घूम के निमंत्रण बांट रहे हैं और आज जब स्थिति हो गई तो सड़क के किनारे खड़े होकर के कह रहे हैं कि नहीं, आप वहीं से वापस जाइए। आज ये अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है। और आज स्थिति है कि इस जिले में प्रवेश करने वाला कोई भी रास्ता नहीं है ऐसा जो जाम ना हो, कई किलोमीटर तक जाम ना हो। शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इलाहाबाद जिले में प्रवेश के लिए और दो जिलों के बीच में लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं, चाहे इलाहाबाद से लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद से रीवा हो, चाहे इलाहाबाद से फतेहपुर हो, चाहे इलाहाबाद से मिर्जापुर हो, पर किसी बांधा हो, चित्रकूट हो, किसी तरह क्या बात। बिल्कुल 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 जी। ये और इस तरह की जो स्थितियां पैदा हुई, या क्या यह आपकी सफलता नहीं है, आपका मिसमैनेजमेंट नहीं है, प्रबंधन की कमी नहीं है, आम लोगों के हितों की अनदेखी नहीं है? बिल्कुल है जी। ये सवाल पैदा होते हैं और ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे। बिल्कुल पूछे जाएंगे, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये सब पूछे जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि क्या माना जाए फिर ये सब कुछ एक तरफ, दूसरी तरफ जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि अगर मैनेज्ड वे में चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर हमको ये चुनाव जीतना है तो जीतना है इस हिसाब से, और उसके लिए पूरी तैयारियां दूसरे ढंग से, जिसमें वोटर लिस्ट से लेकर तमाम चीज़ों में हेर फेर, ये सारी चीज़ें अगर हैं, तब तो ये मान के चलें कि कुछ भी हो जाए और सरकार तो बीजेपी की बनेगी, सत्ता पर हमेशा यही काबिज रहेंगे। जैसा अब बहुत सारे वोटर्स, दिल्ली में भी जब हम लोग ग्राउंड पे थे तो बहुत लोग बोल रहे थे, निराशा छा गई है लोगों के बीच। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जरा आपसे समझूं, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का चुनाव भी देखा था, उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी हम लोगों ने देखा, लोकसभा के बाद ये 5 चुनाव बीत गए, वो भी हमने देखा। 5 में से 3 चुनाव बीजेपी जीत गई, 2 चुनाव दे दिया तो दे दिया, हर चुनाव जीतना नहीं है, ये भी हो सकता है। अगर यही है, और जैसा सुनील शुक्ला जी बता रहे हैं कि 1954 के अंदाज में आप वहाँ के आवागमन की व्यवस्था रखेंगे और बाकी आप दावे करेंगे कि 100 करोड़ लोग आ रहे हैं और बिल्कुल हाईटेक बताने की कोशिश करेंगे, महाकुंभ की बात कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी कर लीजिए। कोरोना काल का जिक्र आ ही रहा है कि कोरोना काल में इतनी आपदा आई, सब कुछ हुआ, लेकिन जीत होती है तो बीजेपी की हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी जीतती है, उसके बाद फिर आगे आने वाले समय में कई राज्यों में फिर से यही हम देखेंगे क्या? मतलब एक अलग परिस्थिति, और ऐसे में निराशा तो छाएगी और यह भी होगा कि लोकतंत्र से भरोसा उठेगा, जो लगभग उठ चुका है। राजीव जी, जीत का मतलब यह नहीं कि आपको गलत काम करने का अधिकार मिल गया, आपके हर काम सही ही हो।
आपको जीत मिली, और जीत लोगों ने कई कारणों से मिली। एक तो जीत के लिए जो रणनीति आपने अपनाई, जिस तरह व्यवस्था का दुरुपयोग किया, जिस तरह चुनाव आयोग, अब लोग ये कहते हैं कि दिल्ली चुनाव में तो साहब राजीव कुमार जी जीते, कोई बीजेपी की जीत नहीं हुई। तो राजीव कुमार जी की जीत हुई है, तो अब राजीव कुमार जी की नई पदस्थापना क्या होती? मुख्यमंत्री तो वो बन नहीं सकते, लेकिन उनको निश्चित ही कोई ना कोई पद मिलेगा ही। एक और बात यह तय है कि जो बीजेपी के नेता हैं वे सब इवेंट मैनेजर हैं। बीजेपी के नेता नहीं है, वे जनप्रतिनिधि नहीं है, वे इवेंट मैनेजर हैं। और आप ऊपर से जो पिरामिड बना है वहां से आप देखिए, शुरुआत होती है माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से, जिन्होंने हर चीज को इवेंट बना दिया है। तो उसकी देखा देखी तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री यही कर रहे हैं। हर साल पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में हर साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, और ऐसी समिट हर राज्य में हो रही है। ओडिशा में भी हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, हरियाणा, सब राज्यों में हो रही है। तो आखिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने उद्योग खुल रहे हैं। और जब ये समिट नहीं होती थी तब क्या देश में उद्योग नहीं खुल रहे थे? यानी ये इवेंट के जरिए प्रचार का फायदा, प्रचार का लाभ उठाना चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इवेंट में जो धांधलियां होती है, उसमें जो पैसे की गड़बड़ी होती है। अब 150 करोड़ रुपए की इवेंट करने में आप लगा रहे हैं मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम पे, तो 150 करोड़ में तो सरकार चाहे तो पता नहीं कितने लोगों को रोजगार दे सकती है, कितने विश्वविद्यालयों को मदद कर सकती है, लेकिन वो क्योंकि उसमें फायदा नहीं। ये सरकार कंस्ट्रक्शन में भरोसा करती है, ये स्कूल की बिल्डिंग बना देने में भरोसा करती है, टीचर्स की नियुक्ति में भरोसा नहीं करती। ये अस्पताल की बिल्डिंग बनाने में भरोसा करती है, लेकिन डॉक्टर्स की नियुक्ति में, नर्सेस की नियुक्ति में इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। दवाएं सस्ती मिले, इसमें कोई रुचि नहीं। इस तरह इस सरकार को वो सारे काम करने में रुचि जिसमें कि बोलचाल की भाषा में कहते हैं कट मिलता है, या उसके लोगों को धंधा मिलता है, रोजगार मिलता है। तो इसी तरह अब कुंभ को भी उन्होंने एक इवेंट बना दिया। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भी कुंभ होता था, जब मुगल आए थे तब भी कुंभ होता था, और आजादी के बाद भी कुंभ होता रहा है। लेकिन उसको एक इवेंट बना दिया गया प्रचार के तरीके से, और कहा गया कि इतने करोड़ लोग आएंगे। अब इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो हो सकता है कि जो लोग वहां रुके उन्होंने 2 बार स्नान किया तो उन्हें 2 व्यक्ति गिन लिया, किसी ने 5 बार स्नान किया तो 5 गिन लिया गया। ये वैसा ही जैसे कि ये सरकार कहती है कि हाईवे बना, अगर 6 लेन का हाईवे है, 1 किलोमीटर हमने हाईवे बना लिया तो 6 किलोमीटर हम गिनेंगे। तो ये आंकड़ों के माया जाल में फंसी हुई सरकार है, और आंकड़ों के जरिए लोगों को भरमाती रहती है। इलाहाबाद की कहानी हमारे यहां से कई लोग गए, उनके मुंह से सुन के कई लोगों ने कसम खाई कि अब हम कुंभ में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इतनी बदहाली हम सहन नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से हमारी सरकारें, खास करके बीजेपी की सरकारें प्रचार करती हैं, और उनके लिए हर चीज इवेंट है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, वो इवेंट है। आप ये देखें कि नौकरियां पहले मिलती थी, एक पोस्ट ऑफिस में डाकिया आके नियुक्ति पत्र दे जाता था, कई लोग, हमारे परिवार में कई लोगों की नौकरी हुई। लेकिन अब नौकरी की नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री दे रहे हैं या प्रधानमंत्री कार्यालय में घोषणा हो रही है। स्कूल की परीक्षाओं के नतीजे अखबारों में छप जाते थे 10वीं 12वीं के, लेकिन अब शिक्षा मंत्री अनाउंस करते हैं कि साहब इतने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, इतने विद्यार्थी पास हुए। यानी प्रचार की भूखी सरकार है ये, और इन्हें लगता है कि प्रचार से ये सब गोएबल्स के लोकल और पॉकेट बुक एडिशन आ गए हैं, अपने अपने एडिशन, अपने अपने लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन्हें जनता से कोई मतलब है ऐसा लगता नहीं, न इन्हें वास्तविक सरोकार से मतलब। इनके सरोकार बहुत छोटे हैं, और इनके सरोकार केवल उन तक सीमित हैं। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, आप ये बात हमेशा देखेंगे कि बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता 5 साल चुनाव लड़ते हैं जी। वे लोग चुनाव लड़ने की शुरुआत, एक चुनाव खत्म हुआ दिल्ली का, तो वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं कि उन्हें किस तरीके से वोटरों को मैनेज करना है, किस तरीके से वोटर को
मतदान केंद्र तक लाना है, कैसे वोटर लिस्ट को मैनेज करना है, ईवीएम को मैनेज करना है, काउंटिंग सेंटर को मैनेज करना है, अधिकारियों को मैनेज करना है। अब वो सब छोड़ दीजिए, पन्ना प्रमुख ये सब को मैनेज नहीं करना। अब वो जो वोटर अब वोटर लिस्ट को कैसे मैनेज करना है, चुनाव आयोग से किस तरह, चुनाव आयोग का उपयोग किस तरह करना है कि हमारी जीत सुनिश्चित हो जाए। अब सारी चीजें यहाँ पे केंद्रित हो गई है। और चुनाव आयोग का जो चेहरा हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, वो भी बड़ा सम्मानजनक नहीं लगता। एक संवैधानिक संस्था की बदहाली बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव पर आखिर भरोसा अगर उठ जाए तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का चुनाव भी क्या उसी दिशा में उसी ढंग से लड़ा गया जिस ढंग से महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया था। दोनों के बीच मात्र 2-2.5% का अंतर, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। लेकिन यहां पर 40 सीटों का जो फर्क है दोनों पार्टियों में, वो बहुत बड़ा फर्क, छोटा फर्क नहीं। और ये कैसे हुआ, इस पर आने वाले समय में और खासकर विपक्षी दलों को, इंडिया गठबंधन को खासकर, इस पर ध्यान देना चाहिए। आपसी भेदभाव मिटाकर अभी भी जरूरत है कांग्रेस पार्टी को यहां लीड करने की। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां मजबूत इसलिए दिखाई देती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतना जरूर बता दिया है कि उसके नहीं रहने से इंडिया गठबंधन क्या हो सकता है, इंडिया गठबंधन कितना कमजोर हो सकता है। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देख लिया, राहुल गांधी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे और नेता प्रतिपक्ष का, नेता विपक्ष का जो काम है वो करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ, और इन सब के बीच उधर मणिपुर का क्या होगा, मणिपुर में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या कुछ और होगा। और इन सब के बीच महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स के, श्रद्धालुओं के आने का दंभ भरने वाली योगी मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार, इसलिए दोनों का नाम ले रहा हूं, योगी मोदी सरकार, क्या वहां के लोगों को, क्योंकि हमारे साथी सुनील शुक्ला जी वहीं से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वहां के लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखेगी ये सरकार, ये भी है। बहुत कुछ है जो जानने समझने की जरूरत है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब महाकुंभ की बात कर रहे हैं, आखिर वो फाइनल आंकड़े कब आएंगे कि कितने लोगों की उस भगदड़ में मौत हुई थी, और इन सब के बीच सत्ता पक्ष के लोग कितनी संजीदगी के साथ सरकार चला रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। चलिए, बहुत कुछ है। अभी नरेंद्र मोदी जी फ्रांस पहुंचेंगे, फ्रांस के बाद फिर अमेरिका जाएंगे और वहां से बहुत कुछ देंगे हम लोगों को। देखते हैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मोदी, इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका, बहुत शुक्रिया शकील जी, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कविता सालवे जी का कहना है बैलेट पेपर का रिजल्ट सही आ रहा था और आप भी बोल रहे थे, लेकिन जब मशीन खुली तो खेल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खेल जो है वो बदलते हम लोगों ने देखा। वैसे ही नीतीश पटेल जी हैं, बहुत सारे साथी हमारे तमाम साथी बने हुए हैं, वीयू हैं, मोमिन खान हैं हमारे साथ, सोम और सोनाराम सोनाराम जी भी हैं, लाल बहादुर जी भी हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। बहुत सारे लोग अपनी बात